फरवरी 1985, शरीफपुरा गांव, उत्तर प्रदेश। सुबह के करीब 11 बजे हुए थे। इस छोटे से गांव में आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी, लेकिन तभी एक छोटे से घर से अपने एक हाथ में एक छोटा सा बच्चा लेकर और एक हाथ में मिट्टी का मटका लेकर सुमित्रा नाम की औरत घर से बाहर आती है। वो घर से बाहर कुएं से पानी भरने के लिए आई थी। रास्ते में उसे एक सहेली मिलती है। उसकी सहेली अपने बच्चे को खींचकर घर वापस लेकर जा रही थी। अब कुआं बिल्कुल सामने था। सुमित्रा अपनी सहेली से बात करती है। 2-3 मिनट बात करने के बाद सुमित्रा आगे बढ़ जाती है कुएं की ओर। अब वो थोड़ा सा ही आगे जाती है, लेकिन तभी उसकी सहेली नोटिस करती है कि सुमित्रा के चलने की आवाज रुक गई है। सुमित्रा की सहेली अपने बच्चे को खींचते खींचते सुमित्रा की ओर देखती है, लेकिन तभी सुमित्रा अपने मटके को छोड़ देती है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है और तुरंत अपना हाथ ऊपर कर लेती है। आसमान में अपना हाथ कर वो आसमान की ओर देखने लगती है। उसकी उंगलियां बिल्कुल पीछे को मुड़ चुकी थी। साथ में जोर जोर से सुमित्रा की सहेली को ऐसी आवाज आ रही थी जैसे सुमित्रा अपने दांतों को जोर जोर से पीस रही थी। अब ये देखकर सुमित्रा की सहेली उसके पास तो जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब और भी कई लोग ये सब कुछ देखकर आसपास एक सर्कल बना लेते हैं, लेकिन कोई भी सुमित्रा के पास नहीं जा रहा था। लेकिन तभी अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे आता है और वो वापस होश में आती है। अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे कुछ नहीं याद था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, और किसी से बात करने की बजाय उस भीड़ से निकलती है और वापस अपने घर में चली जाती है। घर आकर वो किसी से कोई कुछ बात नहीं करती, क्योंकि उसे खुद को भी नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ था। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के करीब 1 बजे सुमित्रा अपनी सास के साथ कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसकी सास को कुछ आवाज आती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सुमित्रा कमरे में खड़ी हुई है और उसके दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे पीछे को मुड़ी हुई हैं और सुमित्रा जोर जोर से अपने दांतों को पीस रही है। उसकी सास फटाफट उठकर उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी सास उसका फेस देखती है, सुमित्रा की आंखों का सिर्फ वाइट पार्ट ही नजर आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल पीछे को घूम चुकी थी और तभी सुमित्रा कुछ आवाज निकालती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी सास चीखे मारकर उस कमरे से बाहर भाग कर जाती है। दरअसल सुमित्रा की सास ने एक औरत की आवाज सुनी जो कि कुछ समय पहले ही उस कुएं में कूदकर मरी थी। अब बाहर आकर सुमित्रा की सास को लगता है कि सुमित्रा के अंदर उसी औरत का भूत आ चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बिल्कुल गलत है और इस केस में आगे जो होने वाला था वो किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने 1M शो को जरूर सब्सक्राइब किया हो, और अब से आपको हर सैटरडे एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा। अब इस कहानी को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये सुमित्रा आखिर है कौन। साल था 1981 और सुमित्रा जो कि सिर्फ 13 साल की थी, उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के एक आदमी से फिक्स कर दी गई है। सुमित्रा अपनी कजन के साथ रहती थी। सुमित्रा को बचपन से ही कभी प्यार नहीं मिला था। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसके फादर कमाने के लिए उससे दूर रहते थे। अब छोटी बच्ची अकेली अपनी कजन के साथ रह रही थी। शादी होती है। फाइनली सुमित्रा को उसका हस्बैंड भी अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड भी काम करने के लिए अपने घर से बहुत दूर चला जाता है और सुमित्रा अब घर में फिर से अकेली हो जाती है। सुमित्रा की फैमिली के बारे में जाने तो उसके घर में सुमित्रा का हस्बैंड, सुमित्रा की सास और उसके ससुर, यानी कि टोटल 4 लोग थे। अब इस घर में 3 लोग बचे थे, सुमित्रा की सास, ससुर और सुमित्रा, क्योंकि उसका हस्बैंड काम करने के लिए घर से बाहर ही रहता था और बहुत महीनों के बाद वापस आता था। लेकिन दिसंबर 1985 को सुमित्रा एक बेटे को जन्म देती है।
अब सुमित्रा फाइनली बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन सुमित्रा के बच्चे के जन्म के सिर्फ 2 महीने के बाद वो कुएं वाला इंसिडेंट हो जाता है। और जब उसकी सास को लगा कि सुमित्रा में एक लड़की की आत्मा आ चुकी है, अब उसके अगले दिन सुमित्रा की सास सुमित्रा के ससुर को बताती है कि रात को उसने क्या देखा। उसके ससुर इस बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि पूजा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा की सास सुमित्रा से भी पूछती है कि तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ था? सुमित्रा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। सुमित्रा की सास उससे फिर से पूछती है, तुम्हें सच में नहीं पता क्या हुआ था? लेकिन सुमित्रा कहती है मुझे कुछ नहीं पता, और खुद से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे बता नहीं रहे। लेकिन सुमित्रा की सास यहाँ पर कुछ नहीं बताती। और इसके बाद कुछ दिन ऐसे सही चलते हैं, लेकिन एक दिन दोपहर का समय था। सुमित्रा की सास घर के बाहर ही कुछ काम कर रही थी। घर के अंदर सुमित्रा के ससुर और सुमित्रा दोनों मौजूद थे। बच्चा ससुर के साथ खेल रहा था। अचानक से ससुर जो कि कमरे में बैठे थे, उन्हें कुछ आवाज आने लगती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर धूप में सुमित्रा खड़ी हुई है और अचानक से अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेती है और अपने हाथों को बिल्कुल पीछे करना शुरू कर देती है और उसकी बॉडी बिल्कुल कांप रही थी और ऊपर को देखकर वो अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। अब ये देखकर वो दौड़कर उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे को देखकर वो भी डर जाते हैं। आंखें बिल्कुल पलट चुकी हैं, सिर्फ वाइट पार्ट ही दिख रहा था। सुमित्रा की सांस भी अंदर आती है। वो ये मंजर फिर से अपनी आंखों से देख रही थी। अब घर का दरवाजा खुला हुआ था तो 2-4 लोग और अंदर आ जाते हैं और वो सभी लोग सुमित्रा को उस रूप में देखते हैं। सुमित्रा की सास उसके पास जाकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब थोड़ी देर सभी लोग वहां पर चुपचाप खड़े थे और सिर्फ सुमित्रा को ही देख रहे थे। इसके कुछ समय के बाद फाइनली सुमित्रा अपने हाथों को नीचे करती है और उन लोगों को देखती है और फिर फटाफट वहां से निकल जाती है और किचन में अपना काम करने लग जाती है। यहाँ पर 2-3 लोग सुमित्रा की सास को बताते हैं कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि सुमित्रा कुएं से पानी लेने जा रही है और उसने ये सारी चीजें वहां पर भी की थी। सुमित्रा की सास को यह पता था कि सुमित्रा कुछ अजीब तो कर रही है, क्योंकि उस रात को सुमित्रा की सास ने खुद देखा था। अब यहाँ पर सास और ससुर परेशान थे तो वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर एक लोकल तांत्रिक है, लोकल हीलर है, उसे बुलाते हैं। उसका नाम था विश्वनाथ। यहाँ पर सुमित्रा के ससुर जाते हैं और उस आदमी विश्वनाथ को बुलाकर घर लेकर आते हैं। घर आकर विश्वनाथ के सामने नीचे जमीन पर वो सुमित्रा को बिठाते हैं। विश्वनाथ अपनी कुछ चीजें करता है, मंत्र फूकता है और जो भी उसे करना था वो सब कुछ करता है। काफी देर एग्जामिन करने के बाद तो वो सुमित्रा की सास और ससुर को कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई साया है, ये बिल्कुल ठीक है, शायद गर्मी की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। अब ये कहकर वो तांत्रिक घर से बाहर जाता ही है, लेकिन तभी सुमित्रा फिर से अपने उसी रूप में आ जाती है। अब यहाँ पर एक अजीब चीज होती है। सुमित्रा की आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक बूढ़े आदमी की, जो कि किसी और भाषा में बोल रहा था, उस भाषा में बोलने लगती है और जो बोल रही थी वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक जगह पर खड़ी सिर्फ ऊपर को देख रही और हाथ बिल्कुल ऊपर और उंगलियां से पीछे को। 2-4 मिनट ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर से सुमित्रा नॉर्मल और फिर से जमीन पर वो बैठ जाती है। अब यहाँ पर फाइनली उसके सास और ससुर सुमित्रा को बता देते हैं कि वो क्या करती है और क्या क्या हो रहा था। सुमित्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब कुछ कर रही है और तभी वो अपने बेटे, मतलब कि जो सुमित्रा का हस्बैंड था जगदीश, उसे वापस घर बुला लेते हैं कि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम वापस आ जाओ। अब यहाँ पर सुमित्रा का पता नहीं था कि वो कब उस रूप में आ जाए, तो सुमित्रा अपने बच्चे से दूर रहना शुरू कर देती है। उसका मन नहीं कर रहा था ये सब करने को, लेकिन उसके बच्चे की भलाई के लिए, कि उसे कोई चोट ना आ जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो सुमित्रा अपने बच्चे से दूर रहने लगती है। जब फैमिली में आसपास लोग होते थे तभी वो अपने बच्चे को उठाती थी। सुमित्रा का हस्बैंड जगदीश वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो कई दिन तक दोनों काफी खुश रहते हैं। काफी समय के बाद सुमित्रा अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, लेकिन फिर तारीख आ जाती है 16 जुलाई 1985। अब गर्मी बहुत ज्यादा थी। शाम के टाइम सुमित्रा अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, लेकिन तभी सुमित्रा किचन से पानी लेने के लिए उठती है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा पानी के उस गिलास को लेकर वापस आ रही थी, तभी वो अचानक से अपने दोनों हाथों से उस ट्रे को छोड़ देती है और अपने हाथ ऊपर ले जाना शुरू कर देती है। अचानक से वो अपने उसी रूप में चली जाती है। उसका पति ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके पास वो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी डर लग रहा था उस रूप में सुमित्रा को देखकर।
यहाँ पर सुमित्रा पहले तो अजीब सी आवाजें निकालती, लेकिन तभी वो एक बात कहती है। वो कहती है, आज से 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। और ये कहते ही वो वापस नीचे जमीन पर गिर जाती है। हस्बैंड उसका ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। पीछे खड़ी सास और ससुर भी ये सब कुछ सुन रहे थे। अब देखो, वो काफी बैकवर्ड एरिया आप कह सकते हैं। उन सभी का ये मानना था कि शैतान के रूप में उस भूत ने आकर ये सब कुछ बोला है, तो वो इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं सच में 3 दिन के बाद सुमित्रा की मौत ना हो जाए। सुमित्रा जब होश में आ जाती है, सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुमने अभी क्या कहा। सुमित्रा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। सुमित्रा को लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ मैंने अजीब कहा, तो वो बार बार पूछती है। पहले तो जगदीश और बाकी लोग उसे मना करते हैं, बताते नहीं, लेकिन फिर बार बार पूछने पर वो आखिरकार उसे बता ही देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि 3 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर सुमित्रा को भी धक्का लगता है और सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि यह बात झूठी हो। पहला दिन आता है। सुमित्रा सुबह उठती है, 6 बजे अपने घर का काम शुरू करती है और उसके बाद में जैसा उसका नॉर्मल रूटीन था उसको फॉलो कर रात को सो जाती है। डे 2, सुमित्रा सुबह उठती है, घर का काम करती है, खाना बनाती है, रात होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाकर वो सो जाती है। फिर आता है तीसरा दिन और तारीख थी 19 जुलाई 1985। अब यहाँ पर सुबह सुबह सुमित्रा उठती है। आज तीसरा दिन था। सभी लोग 2 दिन से सिर्फ उसकी ओर ही देख रही थी कि सुमित्रा क्या कर रही है, कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही कि मतलब टेक्निकली उसकी मौत हो जाए। कोई हार्मफुल काम तो वो नहीं कर रही। सुमित्रा बैठी होती है सुबह सुबह। वो सोचती है कि आज मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मुझे कोई हार्म हो सके। वो छत पर नहीं जाती और क्या, वो खाना उस दिन नहीं बनाती कि कहीं खाना बनाते बनाते सुमित्रा को आग न लग जाए। और उस दिन वो कुएं से पानी लेने भी नहीं जाती कि कहीं कुएं में ना गिर जाए। सारी चीजों को अवॉइड करती है जिससे कोई प्रॉब्लम हो सके। सारा दिन अच्छा जाता है। घर में सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ था और तो और गांव के आसपास लोगों को भी पता था कि सुमित्रा ने अपने उस रूप में ये बात बोली है कि 3 दिन के बाद वो मर जाएगी। सभी लोग उसे देखने आ रहे थे, लेकिन शाम को ठंडी हवा चलने लगती है और आसमान में बादल ही बादल थे। सुमित्रा बाहर जाती है मौसम देखने के लिए, लेकिन देखते ही देखते उसकी एक सहेली आ जाती है। वो सुमित्रा से बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी सुमित्रा की सहेली नोटिस करती है कि वो लगातार 1-2 मिनट तक बोलती जा रही है, लेकिन आगे से सुमित्रा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो गेट के साथ ऐसे लगकर खड़ी हुई है। उसकी सहेली उसे बुलाती है, लेकिन सुमित्रा सिर्फ सामने देखती जा रही। और तभी अचानक से सुमित्रा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेती है और उसके बाद वो अपने चेहरे को ऊपर करती है, एक कुछ आवाज निकालती है और वापस अपने हाथों को नीचे कर सामने देखने लगती है। अब इसके बाद सुमित्रा की सहेली को लगा कि वो नॉर्मल अपने रूप में आएगी, क्योंकि सबको पता था कि सुमित्रा एक अजीब रूप में चली जाती है लेकिन वापस फिर से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन 1-2 मिनट वेट करने के बाद सुमित्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसकी सहेली फटाफट जाती है, उसके हस्बैंड को बुलाती है। आसपास और भी लोग आ जाते हैं। सुमित्रा ऐसे खड़ी थी जैसे वो पत्थर की बनी हो। उसका हस्बैंड उसे अंदर ले जाता है, वहां पर लेटाता है, लेकिन सुमित्रा की बॉडी का कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा था। वो दौड़कर वहां पर एक पास में डॉक्टर था, डॉक्टर तो नहीं, एक नॉर्मल वैद्य कह सकते हो आप उसे, उस वैद्य को बुलाता है। वो वैद्य आता है अपने साथ अपने सामान को लेकर। वहां पर बहुत लोग खड़े हुए थे। सुमित्रा को चेक करता है, उसकी हार्ट बीट, उसकी नब्ज, और कहता है कि ये औरत मर चुकी है। ये सुनते ही सभी लोग वहां पर जोर जोर से रोने लगते हैं। जगदीश वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है और आखिरकार सभी लोग डर जाते हैं कि सुमित्रा ने अपने उस खतरनाक वाले रूप में जो कहा था वो सच हो ही गया। लेकिन आखिरकार उसने ये प्रिडिक्ट किया कैसे कि 3 दिन के बाद वो मर जाएगी। ये देखकर आसपास के लोग जाते हैं अपने घरों में और अपने बच्चों को पकड़ पकड़ घर के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस आत्मा ने, यानी कि उस भूत ने, अब कुछ भी कह लो उसे, वो शैतानी शक्ति अब भी इस गांव में घूम रही है। जिसने सुमित्रा को पकड़ा शायद वो हमें भी पकड़ सकती है। बच्चे जो कि सारा दिन रात तक बाहर खेलते रहते थे, अब शाम के समय अंदर थे घर के। बाहर एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ लोग जाते हैं सुमित्रा के घर। वहां जाकर वो जगदीश और उसकी फैमिली से बात करते हैं कि देखो, हमें कल तक वेट नहीं करनी चाहिए,
क्या पता ये जो कर्स है पूरे गांव में फैल जाए। हमें फटाफट सुमित्रा का अंतिम संस्कार करना चाहिए। जगदीश और उसकी फैमिली भी इन चीजों में काफी मानती थी, तो वो भी मान जाते हैं कि हाँ फटाफट हम सुमित्रा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद वहां पर कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं और जो जो काम थे सभी काम को फटाफट करते हैं। अब सुमित्रा की शादी हो रखी थी, तो अपने रिवाजों के हिसाब से उसे तैयार कर उसे ले जाना था अंतिम संस्कार के लिए। कुछ औरतें सुमित्रा को लेकर जाती हैं कमरे में उसे तैयार करने के लिए और उसे जमीन पर नीचे लेटा देती हैं। उसको तैयार करना वो शुरू कर देती, लेकिन सभी की सभी डर रही थी। इसके बाद तभी एक औरत एक चीज को नोटिस करती है। वो कुछ सामान लेने के लिए उठती है। नीचे सुमित्रा लेटी हुई थी। सुमित्रा के चेहरे को देखती है। अचानक से सुमित्रा अपनी आंखों को खोलती है और फिर जब औरत थोड़ा सा ध्यान से उसे देखती है तो बंद कर देती है। वो औरत बिल्कुल डर जाती है। उस औरत को लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। उसके बाद वो बाहर जाती है, सामान लेकर फिर से आती है, उसके फेस के पास बैठकर कुछ करने लग जाती है। लेकिन तभी सुमित्रा की आंखें फिर से खुलती है और अपनी आंखों को वो फिर से रोल कर लेती है। सिर्फ व्हाइट पार्ट उसकी आंखों का दिख रहा था और साथ में कुछ आवाजें वो निकालना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी औरतें बॉडी से बिल्कुल दूर हो जाती है। वो औरतें कुछ सोच पाती, आपस में कुछ बात कर पाती, लेकिन सुमित्रा जो अब मर चुकी थी अचानक से वो उठ जाती है। ये देखकर वो सभी औरतें चिल्लाती हैं और उस कमरे से भागकर वो बाहर जाती हैं जहां पर सभी लोग खड़े हुए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि स्पॉटिफाई पर दी वनेम शो को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी लास्ट सैटरडे एक हॉरर एपिसोड वहां पर रिलीज किया गया था। जो एपिसोड हम YouTube पर नहीं डाल सकते वो स्पॉटिफाई पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड कुछ ही दिनों में वहां पर एक न्यू आएगा एक्सक्लूसिवली, जो कि सिर्फ वहीं पर आएगा। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्पॉटिफाई पर जाएं और वहां पर वनेम शो को जरूर फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर ये सारी औरतें बाहर जाकर बताती हैं कि हमने क्या देखा, लेकिन किसी की उस घर के अंदर जाने की हिम्मत अब नहीं थी। सुमित्रा का पति धीरे धीरे वहां पर अंदर जाता है। वो देखता है दूर से उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और सुमित्रा नीचे जमीन पर बैठी हुई है। वो उस कमरे के अंदर जाता है, सुमित्रा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ उसे देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। वो सिर्फ 10 सेकंड वहां पर रुकता है और भागकर उस वेद को, उस डॉक्टर को फिर से लेने जाता है जो कि पास ही में था। और वहां पर जाकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है। उस लोकल डॉक्टर ने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। वो कहता है कि ये फिर से जिंदा हो चुकी है, कि सब कुछ अब नॉर्मल है, ये कैसे हो सकता है। अब ये देखकर जगदीश जोर जोर से रोने लगता है और अपने बच्चे को उठाता है और सुमित्रा के पास करता है और कहता है कि बेटा ये तुम्हारी मम्मी। लेकिन सुमित्रा पीछे हो जाती है और कहती है कि ये बच्चा कौन है और तुम कौन हो और आसपास के लोग कौन हैं और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुमित्रा क्या कह रही है, लेकिन कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था क्योंकि कोई इंसान मरकर वापस जिंदा हुआ है। सबका ध्यान सिर्फ उसी ओर था। अब सभी को यह लग रहा था कि शायद दिमाग के ऊपर थोड़ा सा असर हो गया हो। धीरे धीरे लोग उस घर से निकलकर अपने घर वापस जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रात निकल जाती है। अगली सुबह सुमित्रा का पति फिर से उससे बात करने जाता है और पूछता है कि तुम कैसी हो। अब यहाँ पर सुमित्रा एक बहुत अजीब बात कहती है। वो अपने पति को कहती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो कहता है कि हाँ सुमित्रा। वो कहती है कि नहीं, मेरा नाम शिवा है और मैं तो मर चुकी थी, तो मैं वापस यहाँ पर कैसे आ गई। और सुमित्रा कहती है ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का नाम तो टिंकू रिंकू है। अब ये देखकर सुमित्रा के हस्बैंड को थोड़ा सा डर लगता है। वो अपने माँ बाप से ये बातें करता है कि यहाँ पर सुमित्रा को कुछ हो चुका है। वो सभी लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि सुमित्रा की आवाज टोटली बिल्कुल चेंज। और एक और चीज वो नोटिस करते हैं कि सुमित्रा रोज सुबह 4:30 बजे उठकर बैठ जाती है। रोज सिर्फ फिक्स टाइम उसका। पहले सुमित्रा काफी लेट 6-6:15 बजे उठा करती थी। यहाँ पर लोकल तांत्रिक को वो फिर से बुलाते हैं चेक करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है। वो फिर से सभी चेकअप करता है, फिर से उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एक दिन सुमित्रा अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने पति जगदीश को एक पेपर देती है। दरअसल ये एक लेटर था और उसके बाद वो जगदीश को कहती है कि इस लेटर को तुम पोस्ट करके आओ। वो लेटर को खोलता है और पूछता है कि ये किसने लिखा। सुमित्रा कहती है ये मैंने लिखा। वो हैरान हो जाता है क्योंकि सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी,
तो वो लिख कैसे सकती थी। हालांकि वो थोड़ा बहुत हिंदी में कुछ लिख लेती थी, लेकिन पूरा लेटर वो नहीं लिख सकती थी। और तो और इस लेटर में उसने इंग्लिश का इस्तेमाल भी किया था। सुमित्रा को कुछ नहीं पता था इंग्लिश का। वो हैरान होता है कि ये तुमने लिख कैसे लिया। सुमित्रा कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है कि मैं शिवा हूँ। सुमित्रा का बिहेवियर भी बहुत बदल चुका था। उसने घर से भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसे पकड़ लिया और सभी नजर रखा करते थे कि सुमित्रा क्या कर रही है और कहां पर है। लेकिन फिर तारीख आ जाती है 19 अक्टूबर 1985 की। दोपहर के समय शरीफपुरा गांव में एक आदमी आता है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। अब उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अपने हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था। उसका नाम था लाल दुबे। लाल दुबे से ये जो आदमी आया था ये पूछता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी लड़की का घर है जो कहती है कि मैं कोई और हूँ, जो अजीब बिहेव कर रही है, जिसकी याददाश्त चली गई है। वो लाल दुबे कहता है कि हाँ, वो जगदीश की पत्नी है। तो ये आदमी कहता है कि उसका घर कहाँ पर है। लाल दुबे उसे जगदीश का घर दिखा देता है कि यहाँ से तुम या ऐसे चले जाना। उसे रास्ता बता देता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, लाल दुबे सोचता है कि ये आदमी है कौन। तो वो भी उठकर उस आदमी के पीछे पीछे जगदीश यानी कि सुमित्रा के घर जाना शुरू कर देता है। सुमित्रा के घर जाकर वो ब्लैक सूट वाला आदमी दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से जगदीश, सुमित्रा का पति, बाहर आता है। जगदीश पूछता है, जी आप कौन? वो आदमी कहता है कि क्या ये उसी लड़की का घर है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। जगदीश कहता है कि आप हो कौन? वो आदमी कहता है कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। ये आवाज घर के अंदर जाती है और ये सुनते ही घर के अंदर बैठी सुमित्रा भागकर बाहर आती है और उस आदमी को गले लगा लेती है। जगदीश उसे पकड़ता है और सोचता है कि शायद पता नहीं इसे क्या हो गया, लेकिन सुमित्रा उस आदमी को छोड़ ही नहीं रही थी। वो आदमी खुद सुमित्रा से दूर हो रहा था और आखिरकार जगदीश उसे पीछे करता है। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कुछ पीछे खड़ा वो लाल दुबे भी देख रहा था। अब लाल दुबे की बार बार बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। सुमित्रा रोते रोते कहती है कि पापा आप आ गए, मैं शिवा हूँ। ये सुनते ही वो आदमी थोड़ा सा पीछे हो जाता है और सुमित्रा फिर से उसके पास जाती है। वो आदमी कहता है कि रुको। वो आदमी कहता है कि अगर तुम शिवा हो तो तुम्हारा घर का क्या नाम था? यहाँ पर सुमित्रा कहती है कि घर पर मुझे शक्ति बुलाते थे। इसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हारे फेवरेट कपड़े कौन से थे? सुमित्रा कहती है कि जब आप घर जाओगे तो घर के ऊपर वाले कमरे में अलमारी के साइड में एक येलो कलर की साड़ी पड़ी हुई है और वही मेरी फेवरेट साड़ी थी। ये सुनते ही आदमी अपने सर पर हाथ रखता है और नीचे वहीं जमीन पर बैठ जाता है। ये सब कुछ जगदीश और वो लाल दुबे देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जगदीश उसे उठाता है और अंदर लेकर जाता है और कहता है कि आप हो कौन और ये शिवा कौन है? लेकिन वो आदमी राम सिया त्रिपाठी कहता है कि आप एक मिनट रुको। उसके हाथ में एक बुक पकड़ी हुई थी। दरअसल वो एक एल्बम थी। उस एल्बम में 8 फोटोज थी। वो आदमी सुमित्रा को अपने पास बुलाता है और फोटोज दिखाना शुरू करता है और कहता है कि ये कौन है। एक फोटो थी जो कि 18 साल पुरानी उसकी फैमिली फोटो थी। उसके अंदर सुमित्रा एक एक कर सभी को पहचान जाती है कि ये आदमी कौन है और साथ में खड़े लोग हैरान कि इसे कैसे पता, क्योंकि जगदीश उन लोगों को पहली बार देख रहा था। उसके बाद राम सिया त्रिपाठी एक औरत के ऊपर हाथ रखता है कि ये कौन है। सुमित्रा कहती है कि ये मेरी माँ है। उसके बाद में एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची, ये कौन है? वो कहती है कि ये मेरी बहन की फोटो है और ये बहुत पुरानी है, जब वो छोटी हुआ करती थी। इसके बाद 2 छोटे बच्चों की फोटो थी। सुमित्रा वो फोटो देखकर रोने लगती है, कहती है कि यही मेरे बच्चे हैं, टिंकू और रिंकू। एंड में एक आदमी की फोटो थी। सुमित्रा कहती है कि इससे मेरी शादी हुई थी, ये मेरा पति था। और एक औरत की और फोटो होती है। वो फोटो देखकर सुमित्रा कहती है कि इसी औरत ने मेरे सर पर पत्थर मार मुझे मार दिया था। अब ये सुनते ही राम सिया त्रिपाठी उस फोटो एल्बम को साइड में रखता है और जोर से सुमित्रा को गले लगा लेता है और वो जोर जोर से दोनों रोने लग जाते हैं। अब राम सिया त्रिपाठी यहाँ पर एक कहानी बताते हैं। अब यहाँ पर राम सिया त्रिपाठी बताते हैं कि शिवा मेरी बेटी थी। 24 अक्टूबर 1962 में शिवा त्रिपाठी का जन्म होता है और बचपन से ही शिवा बहुत अच्छी थी पढ़ने में, क्योंकि जो राम सिया त्रिपाठी थे, जो इनके घर में अभी बैठे हुए थे, वो प्रोफेसर थे कॉलेज में। शिवा बड़ी होती है और शिवा ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। आप इमेजिन करो कि उस समय में
एक लड़की का ग्रेजुएशन करना बहुत रेयर था इंडिया में, और शिवा का रहना काफी शहरी था क्योंकि वो इटावा सिटी में रहती थी। लेकिन जब शिवा 18 साल 6 महीने की होती है तो उसकी शादी तय कर दी जाती है। उसकी शादी छेड़ी लाल नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि एक गांव में रहता था अपने परिवार के साथ। शिवा उस गांव में शादी के बाद जाती है। उसे वहां पर रहना काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो शहर में रही थी और उस फैमिली में सबसे पढ़ी लिखी शिवा थी, और सभी लोग उसकी सास और ननद काफी लड़ते थे शिवा के रहने सहने के तरीके से, क्योंकि वो मॉडर्न तरीके से, बहुत मॉडर्न नहीं, उनके हिसाब से वो थोड़ी सी मॉडर्न थी। अब जरा आप एक चीज को समझ ले कि शिवा का जन्म हुआ था इटावा से, और इटावा के बाद उसकी शादी होती है डिबियापुर। इन दोनों में डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का, और डिबियापुर जहां पर शिवा की शादी हुई थी वहां से शरीफपुरा जहां पर सुमित्रा जगदीश उसकी फैमिली रह रही है उसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो आप ये चीज याद रखिए। उसके बाद जैसे तैसे कर शिवा चीजों को मैनेज करती है और वो 2 बच्चों को जन्म देती है, रिंकू और टिंकू। लेकिन चीजें और खराब होना शुरू हो जाती है। शिवा की लड़ाई अपनी सास के साथ बढ़ती जाती है। उसकी सास उसे कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो दहेज मांग रहे थे शिवा की फैमिली से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिवा के फादर एक काफी अच्छे प्रोफेशन में हैं, एक प्रोफेसर हैं, तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। शिवा अपने फादर को चिट्ठियां लिखती रहती थी कि आप मुझे वापस ले जाओ, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। फिर तारीख आ जाती है मई 1985। अब यहाँ पर शिवा को राम सिया त्रिपाठी की रिश्तेदारी से एक इन्विटेशन आता है शादी का। वहां पर शिवा को जाना था, अपने परिवार से मिलना था, अच्छा टाइम स्पेंड करना था। पहले पहले शिवा के ससुराल वाले मान जाते हैं कि हाँ तुम चले जाना, लेकिन जैसे ही शादी पास आती है वो कहते हैं कि शिवा अगर घर से बाहर निकली तो कभी वापस नहीं आएगी, और घर से बाहर जाना उसका बंद कर देते हैं। उस समय शिवा बहुत रोती है और उसकी लड़ाई अपनी सास और ननद के साथ बहुत ज्यादा होती है। 18 मई 1985 शिवा के एक मामा ब्रजेश पाठक, जो कि उसके गांव से 1-2 किलोमीटर ही दूर रहते थे, शाम को उससे मिलने आते हैं। शिवा बहुत परेशान थी और कह रही थी कि 1 मिनट भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। उसके मामा ब्रजेश पाठक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा और वो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। शिवा कहती है कि आप उन्हें बोलो कि वो जल्दी से मुझे ले जाए। दोनों बात करते हैं। ब्रजेश पाठक शिवा को समझाते हैं और वो घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे उन्हें फोन आता है कि शिवा ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी लाइफ को खत्म कर लिया है। शिवा के मामा ब्रजेश पाठक, जो कि पास ही में रहते थे, वो फटाफट जाते हैं रेलवे स्टेशन। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बॉडी वहीं पर रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि बॉडी बिल्कुल सही, चोट सिर्फ शिवा के सर पर आई थी। और दूसरी सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस रात वहां से कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं थी। लेकिन ब्रजेश पाठक की बात को वहां पर कोई नहीं मानता और फटाफट वो लोग क्या करते हैं कि अंतिम संस्कार कर देते हैं। और तो और शिवा के फादर का भी वेट नहीं करते। शिवा के पिता राम सिया त्रिपाठी जब वहां पर पहुंचते हैं तो बॉडी जल रही थी। लेकिन ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि यहाँ पर मर्डर हुआ है, क्योंकि एक रात पहले उसके मामा ब्रजेश पाठक उसे समझा कर आए थे कि कोई बात नहीं, कुछ ही समय में तुम यहाँ से चली जाओगी। और शिवा का बताना कि उसकी सास और ननद ने उसे बहुत मारा। दूसरा ये बॉडी की हालत, और कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि ट्रेन से इस बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वहां से ट्रेन गुजरी नहीं। और तीसरा, इतना तेज उन्होंने ये सब कुछ किया, क्रीमेट अंतिम संस्कार का काम उन्होंने बहुत जल्द किया। इस तरीके से शिवा त्रिपाठी यहां पर मर जाती है। लेकिन यह सब कुछ हुआ था 19 मई को। 19 मई को यह सब कुछ हुआ था। और उसके बाद इसके पूरे 2 महीने के बाद 19 जुलाई को सुमित्रा, जो कि मर चुकी थी, उसके बाद वो फिर से वापस उठ जाती है और इस बार वो शिवा बन चुकी थी। और जो शिवा वो बनी थी वो वही राम सिया त्रिपाठी की बेटी थी जिसकी मौत अभी 2 महीने पहले हुई थी। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? अब किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो सबूत उनके पास थे वो सिर्फ इसी ओर इशारा कर रहे थे। उसके बाद राम सिया त्रिपाठी जगदीश को कहते हैं कि आप मेरे साथ इटावा में आए। लेकिन यहाँ पर जगदीश पूछता है राम सिया त्रिपाठी से कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर कोई लड़की है जो कि ऐसी इस तरीके से बिहेव कर रही है, और वो भी शिवा अपने आप को कह रही है।
राम सिंह त्रिपाठी बताते हैं कि आसपास उन्हें कोई खबर सुनने को मिली कि एक लड़की मर गई थी। उसके बाद में वो अपने आप को कोई शिवा कह रही है। तो मैंने एक आदमी को यहाँ पर भेजा था जानने के लिए क्या सच में यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो आदमी कहता है कि हाँ ये बात सच है, कोई लड़की शिवा होने का दावा कर रही है जो कि इटावा में रहती थी। काफी चीजें राम सिंह त्रिपाठी को पता चलती है, तो इसी वजह से वो एल्बम अपने साथ लेकर आए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद लेकर आए थे कि शायद वो अपनी बेटी से दोबारा बात कर सके। इसके बाद वो जगदीश को कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ आओ इटावा मेरे घर में, वहां पर मुझे कुछ लोगों से सुमित्रा यानी कि शिवा को मिलवाना है। वो लोग चले जाते हैं। जब इटावा में वो लोग पहुंचते हैं, कई औरतें घर के बाहर खड़ी हुई थी। राम सिंह त्रिपाठी एक औरत को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं सुमित्रा ये तुम्हारी माँ है। सुमित्रा कहती है कि ये मेरी माँ नहीं है। उसके बाद वो घर के अंदर जाती है। फटाफट एक कमरे में उसकी माँ छुपी हुई थी। वो सिर्फ चेक कर रहे थे क्या सच में सुमित्रा के अंदर शिवा की आत्मा आ चुकी है। सुमित्रा वहां पर जाकर अपनी माँ को लेकर बाहर आती है। उसकी माँ जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि आप इमेजिन करो कि 2 महीने पहले अभी शिवा की मौत हुई है, लेकिन वो वापस आ चुकी है किसी और की बॉडी में। यकीन नहीं हो रहा था किसी को भी। उसके बाद घर के कई लोगों को वो पहचान जाती है। आपको सुनने में ये कहानी बहुत ज्यादा फिल्मी और नकली लग रही होगी, लेकिन इसके बाद ये पूरी खबर पहुंच जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर्स के पास। वो अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं इसी इटावा सिटी में, शरीफपुरा में, और वहां जाकर अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि कहीं ये एक हॉक्स तो नहीं, कहीं ये झूठ तो नहीं। लेकिन उसके बाद जिस आदमी लाल दुबे की मैंने आपको बात बताई थी, वो एक बहुत बड़ा आई विटनेस बनता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से शिवा को उस एल्बम में एक एक आदमी को पहचानते हुए देखा था। वो भी ऐसे जैसे कि मैं आपको फोटो दिखाऊं अभी आपके फैमिली में किसी की, आप इंस्टेंटली पहचान जाओगे कि ये इंसान कौन है। उसके बाद उन प्रोफेसर, उन साइंटिस्ट ने भी ये बात को माना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब हुआ है। उन्होंने माना कि ये मामला री-इनकार्नेशन का है। लेकिन इस चीज को हमें थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। क्यों ये री-इनकार्नेशन का केस है? क्यों सुमित्रा की बॉडी के अंदर शिवा की आत्मा आई? सबसे बड़ी बात कि उसने राम सिंह त्रिपाठी को पहचान लिया और अपनी फैमिली के काफी लोगों की एल्बम को देखकर उनकी पहचान शिवा ने कर ली, यानी कि सुमित्रा ने कर ली। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज, जो चेंज उसके अंदर आया, वो इंग्लिश बोलना, अच्छे से लिखना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी, और शिवा बनने के बाद उसकी इंग्लिश, उसके बोलने के तरीके में काफी चेंज आया, और उसे शिवा की लाइफ की एक एक चीज पता थी। अब अगर इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से देखें, इसमें 2 तो आप ये कह सकते हैं कि शायद शिवा की फैमिली यानी कि राम सिंह त्रिपाठी और दूसरी ओर सुमित्रा आपस में मिले हों, और किसी ने शिवा की सारी कहानी सुमित्रा को बता दी, और सुमित्रा ये जो सब कुछ कर रही थी शायद वो एक्टिंग हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एक बार सुमित्रा, जो कि इन सभी चीजों के बाद 1987 के आसपास जाती है अपने किसी रिश्तेदार के पास, और वहां पर जाकर उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे गले मिल जाती है। वो आगे से लड़की कहती है कि आप कौन हो? सुमित्रा कहती है कि मैं शिवा हूं, और तुम कृष्णा देवी, हम बचपन में खेला करते थे। वो शिवा के बचपन की सहेली थी। अब सुमित्रा जब उसे मिलती है तो उसे सब कुछ बताती है कि मैं मर गई थी, और देवी माता ने मुझे दूसरा जन्म दिया और कहा कि तुमने बहुत कम जिंदगी जी है, और इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका देती हूँ। आप खुद इमेजिन करो कि अगर ये सब कुछ नकली है तो कृष्णा देवी इतना दूर का करैक्टर बीच में कैसे आ सकता है? वो भी ऐसे ही पहचान लेना, रैंडमली वो उस गांव में गई थी अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, और वहां पर ही कृष्णा देवी आई हुई थी। बहुत बड़ा इत्तेफाक है। तो ये तो हो नहीं सकता कि ये सारी चीजें सुमित्रा को समझाई गई हो। और दूसरी बात जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर्स ने भी माना कि सुमित्रा बहुत कम पढ़ी लिखी हुई थी, और आप उसे इतनी सारी चीजें नहीं समझा सकते। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही और इशारा करती है कि यहाँ पर आत्मा सुमित्रा की बॉडी में शिवा की आई थी, जो कि 2 महीने पहले मर गई 1986 में। यानी कि इन सभी चीजों से 1 साल के बाद यहाँ पर सुमित्रा एक दिन बैठी हुई थी, सुमित्रा जिसके अंदर शिवा है, और वो फिर से गिर जाती है। वहां पर उसके फैमिली वाले उसे उठाते हैं। जब वो उठती है तो वो वहां पर उठकर पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ, मैं तो बाहर खड़ी हुई थी। वो उठकर रोने लगती है।
सभी पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैं बहुत सालों के बाद वापस आई हूँ और मैं सुमित्रा हूँ। मुझे पता है कि वहां पर मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सुमित्रा के अंदर सुमित्रा वापस आई थी एक बार। वो कुछ घंटे तक बैठी अपने परिवार के साथ मिलती है, अपने बच्चे से अच्छे से मिलती है, लेकिन फिर से उसे कुछ होता है और वापस शिवा आ जाती है। यहाँ पर आज तक हमने बहुत केस डिस्कस करे और बहुत केस वैसे पढ़े हैं, लेकिन ऐसा केस कभी नहीं देखा। How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now?